हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारे इस वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन में। और आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके मार्च 2025 के पहले सप्ताह के अंदर बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। तो चलिए अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का आपको इश्यू है, आप उसे मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो का हम स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा एप्लीकेशन है ADU24। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस ऐप के ऊपर आपकी इस करंट अफेयर की 2023 से लेकर 2025 के मार्च महीने तक की जितनी भी वीकली करंट अफेयर की PDF है सारी मिल जाएंगी। जितने भी उस वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन में हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं उनको आप क्विज के फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ मैंने सारी चीजें वहां पर डाली हुई हैं। पर ना सिर्फ करंट अफेयर, इस पे बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके आप ट्राई जरूर करिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो कि अभी मैंने आपके लिए इस ऐप के ऊपर डाले हुए हैं, एक है आपके एसएससी के एग्जाम्स में आज तक जितने भी जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं उसको क्विज फॉर्मेट में डाला हुआ है। इसी प्रकार से आज तक एसएससी के एग्जाम्स के अंदर जितने भी इंग्लिश सब्जेक्ट से सवाल बने हैं उन्हें भी मैंने आपके इस ऐप के ऊपर एक अलग कोर्स के अंदर डाला हुआ है। ट्राई जरूर करिएगा। आगे आपके लिए क्वांट का और रीजनिंग का कोर्स भी बहुत जल्द इसी ऐप के ऊपर डल जाएगा। अगर आप चारों सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश, आपका मैथ, आपका रीजनिंग और आपका जीके कवर करना चाहते हैं तो इसी ऐप के ऊपर ये चार कोर्सेज मिल जाएंगे जिसके अंदर आपके इन चारों सब्जेक्ट्स का A to Z सारा कवरेज कराया जा रहा है। और भी बहुत सारे कोर्सेज है। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और भी मल्टीपल कोर्सेज है। ट्राई जरूर करिएगा। चलिए हम आज की क्लास के डिस्कशन के पहले सवाल से अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। सवाल देखेंगे। स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी किस तरह की बीमारी है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था। अब ये जो आपका बायोलॉजी और आपका बायोडायवर्सिटी वाला टॉपिक होता है ना, उससे आपकी चर्चा में अगर किसी भी प्रकार की न्यूज आती है तो यार आप लोगों को उन चीजों को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ जो क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने SMA को ट्रीट किया। अब आप लोगों को आंसर शायद मिल गया हो। तो ऐसे में क्या होता है, ये एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। क्या है ये भाई? तो ये होता है क्या है ना, बच्चे में जन्म के पहले ये आपकी एट्रोफी देखने के लिए मिलती है। तो ऐसा में एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बच्चे के जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको प्रभावित करता है। और इसकी वजह से बच्चे की जो मसल वीकनेस होती है वो बढ़ने लगती है। तो इसको ट्रीट किया है। जेनेटिक डिसऑर्डर था, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका हाल ही में न्यूरो साइंटिस्ट ने ट्रीटमेंट किया है तो इसलिए ये आपका चर्चा में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र ओपन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल खिताब दिए गए चार विकल्प में से किसके द्वारा जीता गया है। तो देखो इस सवाल का एक और दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किस शहर में कराया गया। तो ये पुणे के अंदर इसका आयोजन कराया गया था। बहुत मोटी प्राइज पूल इसके अंदर रखी गई थी, लगभग 1,60,000 अमेरिकन डॉलर का इसका प्राइज पूल था। और जिस व्यक्ति ने इसको जीता है वो आप लोगों को याद रखना है, डेलिबोर साविकना। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो याद रखेंगे। हो सकता है ये आपसे अगर कल को इनको विनर ना पूछना हो, ये आप लोग से पूछ लें कि भैया बताइए कि रनर अप कौन था, तो उसमें आपको ब्रेंडन हॉल्ट का नाम याद रखना है। ब्रैंडन हॉल्ट, ये भाई साहब आपके यूएसए से है ब्रैंडन हॉल्ट। अगर आप मान लो कि इन्होंने कल को आपसे पूछ लिया तो तैयार रहना है इसको लेकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, कल्लकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर लोकेटेड है। हर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को आपके हमारे देश के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको लेकर सवाल कराता हूं। क्यों? क्योंकि चर्चाएं बहुत ज्यादा आपकी ऐसे टॉपिक की बनती रहती हैं। तो हुआ क्या, इस टाइगर रिजर्व के अंदर ना मानसून के बाद एक सेंसस कराया जाता है। और वही वो सेंसस इस साल भी ये करा रहे हैं। तो ये जो सेंसस आपका कराया जा रहा है इस टाइगर रिजर्व के अंदर, उसको लेकर ये आपका टाइगर रिजर्व चर्चा में था।
तो वेस्टर्न घाट तमिलनाडु से जो आपके लगते हैं वहां पर इसकी लोकेशन है। अब इसकी लोकेशन को लेकर एक और तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये जो आपका टाइगर रिजर्व है ना, इसको आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये केरला और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। ज्यादातर हिस्सा इसका तमिलनाडु के अंदर ही आता है, तो इसीलिए आपका उत्तर यहाँ पर विकल्प नंबर सी बन जाएगा। एक और सवाल आपको अगर इस कल्लकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व से अगर आप याद रख पाए तो याद रखिएगा, जो पूरे विश्व के 18 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, उनमें से ये एक है। इसकी लोकेशन कल को अगर आपसे पूछ लें तो कोई उसमें बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं प्रकृति 2025 कार्बन मार्केट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित बताइए, दिए गए चार विकल्प में से कहां पर किया गया है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये पहली कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो कि कार्बन मार्केट पर ये आपकी आयोजित करी जा रही है। नाम क्या है इसका? प्रकृत 2025। इसका आयोजन 24 से 25 फरवरी के अंदर कराया गया हमारे नई दिल्ली के अंदर। अब क्या होता है इसके अंदर? तो जितने भी एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो भी पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो आपका इस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के अंदर आकर यहाँ पर चर्चाएं करते हैं। उद्देश्य ऐसी जो कॉन्फ्रेंस होती है उनका यही होता है कि भाई जो भारत का कार्बन मार्केट है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको एक्सपेंड करें, जो भी ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग क्रेडिट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको डिस्कस करें। अच्छा, यहाँ से ना एक और सवाल ये हो सकता है आप लोगों से कल को ये पूछ लें कि ये जो आपका आयोजित कराया जाता है वो किसके द्वारा कराया जाता है, तो उसमें आप बीईई को याद रखिएगा। ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये इसको आयोजित करता है। और अगर कल को ये आपसे पूछ ले कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो एफिशिएंसी है ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आपने सुना ही होगा, ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं RS-24 यार्स किस देश की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यार डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसी भी नई डेवलपमेंट को देखते हैं तो आप लोगों के लिए वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यार ये रशिया ने इसको डिप्लॉय किया है। तो जो पता है आपको कि इनका इश्यू चल रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ, इन्होंने इसको डिप्लॉय किया है। रशिया के द्वारा इसको निर्मित किया गया है और काफी टाइम पहले इन्होंने इसको अपनी सर्विस के अंदर एंटर कराया था। तो याद रखिएगा सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, रशिया के द्वारा डेवलप्ड है। हमने नाम क्या जाना है इसका? RS-24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं समाचारों में देखी गई थेम्स नदी किस देश से होकर गुजरती है। आप में से मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं आइडिया होता है ऐसी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, उनको धीरे धीरे करके आइडिया होता है। तो एक नई ना स्टडी हुई, एक नई स्टडी ने ये बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो थेम्स रिवर है इसमें जो एल्गल ब्लूम्स होती हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। तो ये एक प्रकार से एक इंपॉर्टेंट साइन होता है कि भैया आपकी इस नदी के अंदर जो लेवल है, किसका लेवल? फॉस्फोरस लेवल है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो थेम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है। लगभग 350 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको बताना है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब चर्चा में क्यों है? इस ट्राइफेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, एक MOU साइन किया, किसके साथ? रिलायंस रिटेल के साथ। रिलायंस रिटेल के साथ, HCL फाउंडेशन के साथ और एक दो और कंपनी है उनके साथ, सो दैट कि ये जो इनका ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम है उसको ये बूस्ट कर सके। अच्छा, इस ट्राइफेड की बात कर लेते हैं। क्या है ये ट्राइफेड? ये है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। लिख दूं क्या? तो लिख देते हैं चलो। ट्राइबल
मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आ जाएगा, ये आप समझ ही चुके होंगे। इस ट्राइफेड को लेकर मान लीजिए कि कल को आपसे पूछ लें कि इसको कब स्थापित किया गया, तो यार इसको 1987 में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये मंत्रालयों के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनके स्थापन साल भी पूछ लेते हैं, तो हमें तैयार रहना है ट्राइफेड को लेकर। चलिए आगे आएंगे। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वायत्त इनिशिएटिव। स्वायत्त पहल का प्राथमिक उद्देश्य आपको इन चार विकल्प में से बताना है। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है पहले के सर जी ये चर्चा में क्यों है। तो जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, उसको हम किससे बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इन्होंने सेलिब्रेट किया 6 साल स्टार्टअप्स का, वुमेन और यूथ एडवांटेज का, अपने इस इनिशिएटिव के जरिए। कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। तो होता है क्या है ना, जब अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, किसी इनिशिएटिव की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो यार वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था स्वायत्त इनिशिएटिव को। इसमें यही है कि जो महिलाएं हैं वो इंटरप्राइजेस के अंदर लीड करें, उनका पार्टिसिपेशन बने। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। यूथ को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है, सोशली महिलाओं को इंक्लूड करने की बात होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की बात होती है। तो सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमी, स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। 6 साल इसने अपने सेलिब्रेट किए थे, इसलिए यार ये आपका चर्चा में है। ओके, चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है। पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, आप लोगों ने सुना भी होगा आंसर, तो चलो आपका मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। नासा प्रिपेयर कर रहा है अपने इस मिशन के लिए, और ये पहला इनका सोलर मिशन है नासा का। मतलब पहला इस प्रकार का इनका ये सोलर मिशन है, जहां पर ये सोलर के एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, याद रखेंगे। तो नासा का ये प्रोग्राम है, नाम क्या है इसका, पंच मिशन, चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे भाई। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सरस आजीविका मेला 2025 का मेजबान बताइए कि कौन सा शहर है। आपको पता है कि जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं उनकी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं बातें कि इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है। तो जो हमारे यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, कौन है, शिवराज सिंह चौहान है ना भाई। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया। कहां पर करा गया, नोएडा हट के अंदर। ए ऑप्शन भी यहां पर आपका करेक्ट हो जाता। तो ये जो मेला है ये आपका फरवरी से मार्च मंथ तक चला, जिसमें जो आर्ट का प्रदर्शन है, क्राफ्ट का प्रदर्शन है, ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रदर्शनों को किया गया। तो आपका ए विकल्प इसमें करेक्ट रहेगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसे हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा जिसका परीक्षण किया गया। तो इसमें भाई एक तो शामिल है हमारा इंडियन नेवी, और किसके साथ मिलकर करा है इन्होंने, डीआरडीओ के साथ मिलकर इन्होंने इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग करी है। क्या है ये, एक नेवल एंटी शिप मिसाइल है, जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। 25 फरवरी को इसका इन्होंने टेस्टिंग किया था। और इंडियन नेवी का एक सी किंग एम के, मैं लिख देता हूं, MK-2B हेलीकॉप्टर है, उससे इसको टेस्ट किया गया था। और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या है ये, तो एक नेवल एंटी शिप मिसाइल है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमारे देश के अंदर इसको निर्मित किया गया है। ये अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है भाई, अलग अलग राज्यों के द्वारा जो स्कीम लॉन्च करी जाती हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसको लॉन्च करा गया है भी राजस्थान की सरकार के द्वारा। नाम क्या है इसका, मैंने आप लोगों को बताया, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। क्या कर रहे हैं ये, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कितने का ये कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 1 से
3 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज इसके अंदर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कारण है वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, राजस्थान सरकार याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, स्फेयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? स्फेयर एक्स टेलीस्कोप एक इनिशिएटिव है, बताइए कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये पहल है, इन्होंने प्लान करा है कि ये लॉन्च करेंगे इस टेलीस्कोप को दूसरे देश के अंदर। तो ये स्पेस एक्स, सबको पता है, फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसको ये कैलिफोर्निया से लॉन्च करने वाले हैं। तो ये नासा की पहल है यार। तो ये जो स्पेस रिलेटेड आपके जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस टेलीस्कोप तो आपको पता है कि वैसे ही बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जो कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन या फिर बाकी की कई सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं, चोल नाइकन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर पाई जाती है? चोल नाइकन ट्राइब प्राइमरली बताइए कि कौन सा राज्य के अंदर पाई जाती है। अब हुआ क्या, आंसर आपका पता चल जाएगा आपको। तो एक केरला की, चलो आपको आंसर तो पता ही चल गया है कि कौन से राज्य की ये ट्राइब है। तो समग्र शिक्षा करके केरला के अंदर एक संस्था है, उन्होंने 30 ऑडियो विजुअल टेक्स्ट को क्या किया, क्रिएट किया ने इसी ट्राइब की लैंग्वेज जो होती है चोल, आपका ये जो चोल नाइकन लैंग्वेज है उसके अंदर, सो दैट के इस ट्राइब के जो बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जा सके। तो ऐसे इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसी जनजातियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो किस लिए पूछे जाते हैं? क्योंकि चर्चा में होते हैं। चर्चा में क्यों था मैंने आपको बता दिया, कल को वो ट्राइब का नाम देकर बस आपसे पूछ लेंगे कौन से राज्य के अंदर है, तो आप लोगों को वो याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने एक दुर्लभ जीवाश्म की खोज की गई है? अब देखो, जो एंशियंट हिस्ट्री होता है, इसमें स्टोन एज का हम जिक्र करते हैं, तो वहां से तो कोई लिखित इतिहास हमें मिला नहीं है। जो खुदाइयां हुई, जो चीजें हमें प्राप्त हुई, हमें डिस्कवर हुई, उससे हम आइडिया लगा पाते हैं कि भाई उस समय की है। तो ऐसे ही है। तो कुछ जियोलॉजिस्ट और फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स ने डिस्कवर किया एक रेयर फॉसिल को। कहां पर इन्होंने इसको किया है? ये आपका किया है झारखंड राज्य के अंदर। अब झारखंड राज्य की जिन पहाड़ियों में इन्होंने इस फॉसिल को डिस्कवर किया है, उसको लेकर भी कल को आपसे अगर ये पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। राजमहल हिल्स पर इन्होंने इस जीवाश्म को खोजा है। कल को हो सकता है ये राजमहल हिल्स का नाम देकर पूछ लें कि ये कौन से राज्य के अंदर पड़ता है, तो ठीक है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो पूछ लेंगे कि भाई हाल में पाए गए उस फॉसिल को कौन से राज्य के अंदर पाया गया। तो इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती हैं, कई सारे मिनरल्स के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर झारखंड राज्य आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन बताइए कि इन 4 विकल्प में से कहां पर करा गया। तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है? जेपी नड्डा जी है ना, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। कौन है ये? हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो इन्होंने इस 9वीं समिट को क्या किया, इसका उद्घाटन किया, जो कि गुड और रेप्लिकेबल जो प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर जो पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर कुछ कुछ इनोवेशन होती हैं उस पर चर्चा करता है। तो यहाँ पर ये उड़ीसा राज्य के अंदर भाई इसको इन्होंने उद्घाटन किया था। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, सभी को पता है ना, मोहन चरण मांझी, वो भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया था। तो उड़ीसा राज्य के अंदर ये 9वीं नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस देश ने तीसरा साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप खिताब 2025 जीता है? तो जो भारत की सीनियर वुमेन बास्केटबॉल टीम है, उन्होंने थर्ड साबा वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024 को जीता। और इन्होंने इसमें किसको हराया है भाई? मालदीव्स को हराकर ये विजेता बने हैं। तो ये इंडिया का पहला पार्टिसिपेशन था इस वुमेन चैंपियनशिप के अंदर और इसको उन्होंने जीत लिया। तो याद रखेंगे इसको, इंडिया जीत गया। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? सभी लोगों को पता होता है, लेकिन चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पर 3 दिन का ऑफ सीजन एक सर्वे कराया गया, जहां पर 14 नए बर्ड स्पीशीज और अलग अलग प्रकार के स्पीशीज को यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड किया।
तो इसीलिए आपका चर्चा में होता है। और इसकी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1976 में सिद्दू की वन्यजीव अभयारण्य को स्थापित किया गया था, जिसकी लोकेशन है आपके प्यारे केरला राज्य के अंदर। इसके अंदर एक डैम भी है जिसका नाम इद्दू की आर्क डैम करके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मिनर वेरिया घाटी बोलरस जो समाचारों में देखा गया था, बताइए कि किस प्रजाति से ये संबंधित है। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी क्या दिखा रहे हो, क्या हो रहा है, तो हुआ क्या, कुछ शोधकर्ताओं ने, कुछ रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के वेस्टर्न भाग से एक नए फ्रॉग के स्पीशीज को डिस्कवर किया है। और ये जो फ्रॉग का स्पीशी है ये एंडेमिक कैटेगरी में है, यानी कि लगभग लुप्त प्राय होने ही वाला है। तो महाबालेश्वर में इसको पाया गया है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो क्या था भाई, ये एक फ्रॉग है, एक मेंढक है। याद रखिएगा, आपको पता है कि आपके अलग अलग स्पीशीज के साइंटिफिक नेम आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो ये है आपका मैनर वारिया घाटी बोरेलिस। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई जो आपके अपॉइंटमेंट रिलेटेड सवाल होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे जो करंट फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो कौन है, वो है तुहिन कांता पांडे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुहिन कांता पांडे। तो इन्होंने इससे पहले कौन थे, किसी को पता है? पुरी पुरी करके थे ना, माधवी पुरी मेरे ख्याल से थे। माधवी पुरी को ये रिप्लेस करेंगे, सेबी के चेयरमैन के पद पर आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है यार। तो एक कमेटी इसको इनको अपॉइंट करती है, जिसको चेयर प्रधानमंत्री मोदी करता है। फिर इनको अप्रूवल दिया जाता है कि भाई 3 साल जो होंगे उसके लिए इनको लाया जाए। तो तुहिन कांता पांडे का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे भाई। अगला सवाल है, किस संस्था ने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को विकसित किया है? इंपॉर्टेंट है, सूट को विकसित किया है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो भाई देखो, आप लोगों को पता है कि हमारा जो नासा है वो आदित्य L1 पर काम कर रहा है। तो ये जो सूट है या फिर सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, आदित्य L1 पर इसको लगाया गया, जिसने कुछ चीजें डिटेक्ट करी। सोलर से आने वाली फ्लैर्स को इन्होंने डिटेक्ट किया, या फिर सोलर से इरप्ट होने वाली जो हायर इंटेंस इरप्शंस होती हैं उसको इसने क्या किया, डिटेक्ट किया। तो एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग पेलोड है, जिसको आदित्य L1 के ऊपर ये लगाने जा रहे हैं, इंडिया का जो पहला सोलर मिशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, जो कि पुणे के अंदर लोकेटेड है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसकी लोकेशन भी याद रख लीजिएगा, पुणे के अंदर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस नियामक संस्था ने कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल को लॉन्च किया है? अभी जिस बड़ी इंस्टीट्यूशन के नए चेयरमैन बनकर पांडे जी आपके नियुक्त हुए ना, तो वही वही कौन, यानी कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल, जहां पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनको आपका लाया जाएगा। तो इसको कहा जा रहा है बॉन्ड सेंट्रल। तो एक सिंगल और ऑथेंटिक सोर्स यहां से आप इंफॉर्मेशन का प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में भारत के अंदर पता लगाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाता भाई, बी विकल्प बन जाता। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस दिन को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? सिविल डिफेंस की जो स्ट्रैटेजीज होती है उसको लेकर लोगों को अवेयर किया जा सके, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसको लेकर अवेयर किया जाता है। तो सिविल डिफेंस की जो इंपॉर्टेंस है, उसकी सेफ गार्डिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंस है, उसको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है भाई, याद रखिएगा, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं ब्रो के बारे में। ब्रो यानी कि ब्रॉडर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? अब देखो, सब सुनते रहते होंगे आपके इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हुआ क्या, एटलीस्ट 14 जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया था। आपने वो न्यूज सुनी होगी, एवलांचे आ गया था उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के माना के अंदर, उनको रेस्क्यू किया गया। तो इसीलिए इन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया कि भैया ये आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता है, वो इसके अंदर रोड एंड ट्रांसपोर्ट को निपटा देता है।
तो इसको कब स्थापित किया गया था, अगर ये आप लोगों से कल को पूछ लिया जाए 1960 के अंदर। इसको, इसी ब्रो को याद रखेंगे इसको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, ओरोविले सांस्कृतिक टाउनशिप जो समाचारों में देखी गई किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है? एरोविले कल्चरल टाउनशिप विच वाज सीन इन द न्यूज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो आपकी ओरोविल है, इसको रिसेंटली 57वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए न्यूज में सुना गया। यहाँ पर जो मातृ मंदिर एम्फी थिएटर होता है उसके अंदर इसका आयोजन कराया गया था। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप होती है जिसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर कराया गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तमिलनाडु के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल को शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है भाई, उद्देश्य आपको मैंने इसके अंदर बता दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट संस्थाओं का इनिशिएटिव है। इसमें एक तो आ जाता है आपका एमएसडीई। एमएसडी की फुल फॉर्म आप लोग सामने अपने देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ में है इनके नीति आयोग। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है स्वावलंबनी इनिशिएटिव को, जहां पर जो महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के समक्ष लाने को लेकर इन उनको प्रमोट किया जा सके। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था जो मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। तो यहाँ पर आपका ये विकल्प नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, स्वावलंबनी। अगला सवाल देखेंगे, जुआंगा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर पाई जाती है? जाति जनजाति से संबंधित सवाल आपके आते हैं, जुआंगा ट्राइब को लेकर पूछा गया है। तो देखो जो एनएचआरसी है, एनएचआरसी क्या है आपका? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन्होंने एक्शन की गुजारिश करी है कि भैया ये जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, मजिस्ट्रेट है, ये एक जगह है क्योंझर का, उसने ना ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, उसने जुंगा ट्राइब के ऊपर अत्याचार किए हैं, इस तरीके की बातें उठी थी। तो ये उड़ीसा राज्य के मुख्य ट्राइब के अंतर्गत आता है। तो ऐसी जो बातें होती हैं, कोई किसी ट्राइब के अगेंस्ट में कुछ इस तरीके का अगर कोई हरकत कर देता है तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर सुनने के लिए मिलता है कि भैया इसके खिलाफ ना आप एक्शन लीजिए। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य के अंदर ये आपकी जुंगा ट्राइब प्राइमरली पाई जाती है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब दिए गए चार विकल्प में से किसने जीता? तो ये इंडिया का लौंडा है जिसका नाम है ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बैरिएंटोस। इन्होंने इसको मेंस के जो डबल टाइटल होता है चिली ओपन को, उसको जीता है। तो इन्होंने अर्जेंटीना के टॉप सीडेड लोगों को हराया था। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, एंड्रेस एंड्रेस करके एक, और दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बैरिएंटोस को याद रखिएगा, जिन्होंने इस चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। आगे आएंगे यार, हाल ही में खबरों में रहा ऋषिकुल्या नदी किस शहर से होकर बहती है? ऋषिकुल्या रिवर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो कुछ जो फॉरेस्ट ऑफिशियल होते हैं उन्होंने एंट्री बंद कर दी जो इस आपके रिवर के एंड पे आपको एक पार्ट नजर आता है। तो यहाँ पर जो ऑलिव रिडल टटली जो टर्टल होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑलिव रिडली टर्टल, तो इनके अंडे वगैरह वहां पर हैं। तो वहां पर एंट्री बंद कर दी है कि भाई देखो, एंट्री अगर करोगे तो इनका जो ये टर्टल्स के एग्स वगैरह हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ऋषिकुल्या रिवर है ये उड़ीसा राज्य की मुख्य नदी में से एक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का विषय क्या है? तो पहली चीज आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट के जो फ्लोरा और फोना है उसकी कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके। और जो 2025 का इन्होंने विषय रखा है वो रखा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ये इस साल का इनका थीम है। तो ये जो वर्ल्ड लाइफ टाइप डे है ना, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है उसको हाईलाइट करता है, जिसकी जरूरत है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, और जो
मिलियंस ऑफ स्पीशीज को थ्रेटन करा जा रहा है उसकी क्राइसिस को रोकने के लिए, तो याद रखेंगे इसको। अच्छा, एक और सवाल ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो डे है इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? तो याद रखिएगा 2013 में इसको अडॉप्ट किया था, याद रखेंगे इसको। तो भाई ये हुआ आपके मार्च के पहले सप्ताह का करंट अफेयर डिस्कशन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपका कोई साथी, बंधु, भाई बहन, सखा सखी अगर किसी भी गवर्नमेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने ऐसे पिछले काफी सारे महीनों के वीडियो डिस्कशन को भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी वीडियो मेरे ऐप पर भी डली हुई है। इस क्लास की पीडीएफ भी मेरे ऐप पर डली हुई है। ये है मेरा एप्लीकेशन EDU24, इसको ट्राई जरूर करिए। सारी की सारी पीडीएफ आपको इस वाले कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, ये जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अंदर इसके क्विजेस भी मिल जाएंगे, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएंगी। तो आप एक बार इसको जरूर डाउनलोड करके इसके अंदर जो उपलब्ध आपके लिए चीजें हैं उनको ट्राई कीजिएगा। ये दो कोर्सेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दी है कि कंप्लीट एसएससी के आज तक के जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन इसके अंदर डला हुआ है। इस वाले कोर्स के अंदर कंप्लीट इंग्लिश के जीके जीएस के जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उसका डिस्कशन डला हुआ है। क्वांट और रीजनिंग भी आपको बेहद जल्द मैं दूंगा। आप लोग अगर अपनी तैयारी मेरे ऐप से करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा इंग्लिश, पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग और पूरा जीके जीएस आपके इन 4 कोर्सेज के अंदर आप कवर कर सकते हैं। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज से लेकर रेलवे के एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी भी कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास के अंदर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना है यार आप। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।